जय हिंद। आज हम लोग फिर नया सेट मैथ का लेकर आए हैं। कितना दिन से वीडियो नहीं बन रहा था, किसी कारणवश मेरा तबीयत ख़राब हो गया था, इस वजह से आज फिर हम लोग कंटिन्यू रहेंगे। ये जो हम लोग मैथ का सीरीज चला रहे हैं, जो एग्ज़ाम में अच्छे लेवल के प्रश्न होते हैं, जो हमसे नहीं बन पाता या उसको छोड़ देते हैं, तो वैसे प्रश्नों को हम यहाँ पे करवाते हैं। देखिए, रिजल्ट लेना अलग बात, अगर मेरिट में नाम देखना है तो ऐसे ऐसे प्रश्नों से आपको रूबरू होना पड़ेगा, तभी आपका मेरिट में नाम आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। 13 संख्या का औसत 80 है। पहली 5 संख्या का औसत 74.5 है और अगली 5 संख्या का औसत 82.5 है। 11वीं संख्या 12वीं संख्या से 6 अधिक है और 12वीं संख्या 13वीं संख्या से 6 कम है। 11वीं और 13वीं संख्या का औसत क्या होगा? सबसे पहले कितनी संख्या है? 13 संख्या है। औसत 80 है तो योग निकालेंगे। 13 संख्या का योग कितना होगा? तो 13 गुना 80 कर देंगे। 13 104 यानी 1040। 13 संख्या का योग हो गया आपका इतना। फिर कह रहा है कि पहली 5 संख्या का औसत 74.5 है, तो यहीं पर लिखेंगे नीचे कि 5 संख्या है जिसका औसत 74.5 है, तो योग कितना होगा? गुना कर देंगे, 74.5 से गुना कर देंगे। तो 5 और 25 के 5 हासिल 2 पॉइंट देंगे। 5 के 20, 2 22 के 2 हासिल 2, 5 से 35, 2 37, यानी 5 संख्या का जो योग हो गया वह 372.5 आ गया। फिर और कराएगा, और अगली 5 संख्या का औसत 82.5 है, तो अगली 5 संख्या का जो औसत है तो 82.5 है, तो योग कितना होगा? तो 82.5 से गुना कर देंगे। तो गुना करिए, 5 और 25 के 5 हासिल 2, 5 दूना 10, 2 12 के 2 हासिल 1, 5 8 40, 1 41। देखिए, ये आपका 10 संख्या का योग आपका इतना निकल गया। 10 संख्या का जो योग निकला आपका इतना हो गया। चलिए जोड़ते हैं, 5 5 10 हो जाएगा, 2 2 4 5 हो जाएगा, ये 7 1 8 हो जाएगा और 4 3 7, यानी कि जो आपका 5 10 संख्या हो गया, 10 संख्या का योग आपका 785 है। तो शेष जो है, शेष जो 3 संख्या का योग निकलेगा कितना होगा? शेष 3 संख्या का, तो 13 संख्या का योग 1040 में 785 को माइनस कर देंगे। तो 10 में से 5 घटाएंगे 5 बचेगा 3, 13 में से 8 घटाएंगे तो 5, और उसके बाद बच जाएगा यहाँ पे 9, 9 में से 7 घटाएंगे तो 2, यानी कि जो ये जो 255 निकला आपका, शेष 3 संख्या का योग आपका 355 है। चलिए आगे फिर क्या कर रहा है सवाल? आप कह रहे हैं कि 11वीं संख्या 12वीं संख्या से 6 अधिक है और 12वीं संख्या 13वीं संख्या से 6 कम है। तो चलिए हम फिर से देखते हैं। तो ये कह रहा है, ये आपका 11वीं संख्या है, ये यहाँ पे लिखते हैं 12वीं संख्या लिखते हैं, और यहाँ पे 13वीं संख्या लिखते हैं। अगर 12वीं संख्या 13वीं संख्या से 6 कम है, अगर 13वीं संख्या हम x मानते हैं तो 12वीं संख्या कितना होगा? इससे 6 कम है, तो x माइनस 6 हो जाएगा ये। फिर कह रहा है 11वीं संख्या 12वीं संख्या से 6 अधिक है, तो 11वीं संख्या 12वीं संख्या से 6 अधिक है, तो 6 यहाँ माइनस में है, तो 6 अधिक करेंगे तो क्या हो जाएगा? कट जाएगा, तो खड़िया x। देखिए 11वीं संख्या आपका कितना है? इससे 6 अधिक है, तो 6 जोड़ेंगे तो कट जाएगा, यानी 11वीं संख्या का मान निकलेगा x, 12वीं संख्या हो जाएगा x माइनस 6 और 13वीं संख्या हो जाएगा x, और इन तीनों संख्या का योग आपका 255 है। जोड़ दीजिए x x x, 3x हो गया ये, माइनस का 6, यानी तीनों संख्या का योग इतना है, बराबर किसके? 255 के। तो 3x बराबर हो जाएगा माइनस 6 उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 261 हो जाएगा। कितना? 261 आपका हो जाएगा। यहाँ से x का मान क्या निकल जाएगा? 3 से कट जाएगा ये, 3 8 24, 3 से 21, यानी 87 निकल गया, यानी x का मान निकल गया आपका 87 निकल गया। अब यहाँ से जो भी प्रश्न पूछेगा सब बन जाएगा। 11वीं और 13वीं संख्या का औसत पूछा है, तो 11वीं संख्या कितना है? x है। 13वीं संख्या कितना? x है। तो x प्लस x, इसका औसत नहीं पूछ रहा है तो बट्टे 2 से भाग देंगे, तो 2x बट्टे 2, 2 से 2 कट गया, क्या निकला मेरा? x। तो x का मान कितना है? तो 87 है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका 87 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी नंबर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। दो वस्तु ए और बी के मूल्य 4:5 में है। यदि ए का मूल्य 20% बढ़ाया जाए और बी का मूल्य 8 रुपया बढ़ाया जाए तो उनके बीच अनुपात अभी भी समान रहता है। अभी भी जो समान रहता है, यानी जितना पहले था अनुपात उतना ही रहता है। तो ए और बी के प्रारंभिक मूल्य में अंतर ज्ञात करना है। तो ये प्रश्न CHSL का प्रश्न ये। चलिए, ए इधर मर अनुपात बी, इसके मूल्य का अनुपात 4:5 है, तो 4:5 हो गया अनुपात। यदि ए के मूल्य को 20%, चलिए इसको क्या करते हैं, आसान बनाने के लिए इसको 100 से गुना कर देते हैं, यानी 100 400x और ये 500x कर लीजिए इसको।
ए का मान 400x अनुपात है, बी का मान 500x अनुपात है। अब करें ए के मूल्य में अगर 20% वृद्धि होगा तो 400x का 20% वृद्धि कितना होगा, तो 120/100, 2 जीरो से 2 कट गया, 12 चौके 48, यानी 480x निकला। और बी का मूल्य जो है 8 रुपया बढ़ाया जाए, तो बी का मूल्य 500x था, इसमें आप कर 8 रुपया बढ़ाया जाए तो 500x प्लस का 8। अब बी का मूल्य, नया मूल्य बी का इतना हो जाता है और ए का नया मूल्य आपका इतना हो गया। तो उनकी बीच अनुपात अभी भी समान रहता है 6, यानी अभी भी इन दोनों बीच का अनुपात जो है बिल्कुल समान रहता है जो पहले था। तो ए का मान कितना है, नया वाला मान 480x, बटे बी का नया कितना निकला 500x प्लस का 8। ये जो अनुपात है, पहले जो अनुपात था 4:5, ये अब भी उतने हैं, मतलब बिल्कुल कहा है, प्रश्न में बोल रहा है कि यह अनुपात समान रहता है। चलिए अब यहाँ से क्रॉस पलटी गुना कर देते हैं हम लोग। 5 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, डायरेक्ट 5 से 0, 5 8 40, 5 20 4 24, यानी 2400x बराबर हो जाएगा। तो गुना कर दीजिए, 2000x प्लस का 8 चौके 32 हो जाएगा। 2000 माइनस हो जाएगा कितना, 400x बराबर 32 हो जाएगा। तो x का मान निकाल दीजिए, तो 32/400 जो होगा ये x का मान हो गया। प्रश्न क्या पूछ रहा है हमसे, ए और बी के प्रारंभिक मूल्य में अंतर ज्ञात कीजिए। तो ए का प्रारंभिक मूल्य कितना था 400x, बी का 500x, माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा 100x हो जाएगा, 100x हो जाएगा। तो 100x का मान निकालना है हमको। चलिए तो 100 गुना x का मान 32/400 दिया हुआ x का मान, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 4 8 32। तो प्रारंभ में ए और बी के मूल्य में जो पूछ रहा है प्रारंभिक मूल्य में कितना का अंतर था, तो यही 8 का अंतर था, निकल गया ना, ये 8 का अंतर था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए नंबर। चलिए आप नेक्स्ट प्रश्न बहुत अच्छा है, ये प्रश्न आपका ग्रुप डी में पूछा गया था। यदि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ समरूप त्रिभुज है, चलिए पूरा त्रिभुज बनाते हैं। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये आपका है। समरूप त्रिभुज है तो सब चीज़ आप इसका बराबर होगा। और ये कह रहा है बी सी 4 सेंटीमीटर और ई एफ 7 सेंटीमीटर। तो ये कह रहा है ये वाला भुजा 4 है और ये वाला भुजा आपका मेरा 7 है। और त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 144 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल ज्ञात करें कितना का। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 144 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसका क्षेत्रफल x है। तो क्या होता है, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बट्टे त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल मान लीजिए x बराबर जो होता है, जो भी भुजा आधार दिया जाता है दोनों का आधार का स्क्वायर होता है। तो ये बी सी कितना है 4 है और इस त्रिभुज का आधार कितना हो गया 7 हो जाएगा। तो इसका होल स्क्वायर के मान के बराबर होता है। तो दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो निकलेगा अनुपात दोनों आधार मतलब दोनों भुजा के स्क्वायर के मान के बराबर होगा। चलिए यहाँ से निकाल लेते हैं। तो 144 बट्टा x बराबर 4 का स्क्वायर 16 और 7 का स्क्वायर 49। तो यहाँ से इसको करा दीजिए 16 7 16 का 9 144, 9 बर्तन कट जाएगा। तो x का मान कितना हो जाएगा 9 9 81 के 1 8 9 चौके 36 और 8 हो जाएगा आपका 44, यानी कि x का मान हो गया आपका 441 हो गया आपका, ये x का मान हो गया 441 हो गया। तो त्रिभुज डी एफ का क्षेत्रफल कितना हो गया 441 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सी नंबर। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न था ये। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये है, एक दुकानदार 16 रुपया प्रति किलोग्राम क्रय मूल्य के 20 किलोग्राम गेहूं को 10 किलोग्राम गेहूं जिसका मूल्य 12 रुपया प्रति किलोग्राम है के साथ मिलता है। वह यह मिश्रण 17 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से बेचता है। तो लाभ निकालने के लिए लाभ कितना होगा, ये प्रश्न सीजीएल में पूछा गया था। देखिए लाभ पूछा है तो लाभ कब होगा, लाभ कब होगा जब विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा देंगे तभी ना मेरा में लाभ होगा। तो पहले विक्रय मूल्य निकालेंगे तब क्रय मूल्य निकालेंगे, या कोई करिए। चलिए हम लोग डायरेक्टली देखते हैं। तो विक्रय मूल्य कितना है, वह मिश्रण 17 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से बेचता है। तो डायरेक्टली लाभ बराबर लिखेंगे 17 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से बेचता है। कितना किलो है, तो जोड़ लीजिए 20 किलो गेहूँ यहाँ पे है और 10 किलो जो है गेहूँ यहाँ पे है। तो कितना 30 हो जाएगा, 30 kg घटा। अब क्रय मूल्य निकालिए, इन दोनों का क्रय मूल्य का योग है। तो 16 रुपया प्रति किलोग्राम क्रय मूल्य के 20 किलोग्राम गेहूँ को, तो 16 गुना 20 किलो जोड़ फिर 10 किलोग्राम गेहूँ जिसका मूल्य 12 रुपया प्रति किलोग्राम है, तो 12 गुना हो जाएगा 10,
तो ये हो जाएगा मेरा विक्रमूल और ये हो गया मेरा क्रमूल। इन दोनों का अंतर मेरा क्या होगा, लाभ होगा। 17 × 51 510 घटा तो 16 दूना 32 320 और 120 हो जाएगा। तो जोड़ दीजिए 0 2 2 4 और 3 1 4, घटा दीजिए कितना हो जाएगा। तो 0 11 में से 4 घटाएंगे 7, तो कितना हो जाएगा मेरा लाभ, मेरा लाभ हो जाएगा 70 रुपया हो जाएगा मेरा लाभ। तो ये प्रश्न पूछा गया है, उसका लाभ कितना होगा, 70 रुपया होगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, ये आपका एमटीएस में पूछा गया प्रश्न है कि √3/7 जो है इसका पावर में x+1 है बराबर आपका 343/27 है। तो इसमें x का मान निकालना कितना होगा। चलिए इसको हल करते हैं। तो आपका 3/7 इसका रूट है, पावर में इसका x+1 बराबर दिया है 347/27। तो कितना 7/3 का क्या ये क्यू हो जाएगा यह। देखिए इस, चलिए एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। तो 3/7 अगर रूट है, रूट को हटाते हैं तो क्या करते हैं, पावर में 1/2 लिखते हैं। तो आपका इसका जो पावर है x+1 बट्टा हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा बराबर आपका ये 7/3 का इसका क्यू है। देखिए दोनों को आधा बराबर नहीं है, तो यहाँ 3/7 है, यहाँ 7/3 है। किसी एक को हम लोग चेंज करने का रूल क्या है, अगर इसको हम 3/7 लिखेंगे, 3/7 लिखेंगे और पावर लिखेंगे, तब जो इसका पावर रहता है जो भी घात रहता है वो माइनस में हो जाता है, तो माइनस हो जाएगा फिर 3 हो जाएगा। चलिए 3/7 x पावर में x+1/2 बराबर हो जाएगा 3/7 जो है पावर है माइनस का क्या हो जाएगा 3 होगा। जब बराबर करने के लिए जब किसी को उल्टाया जाता है तो उसका जो घात में रहता है वो पावर में वो माइनस हो जाता है। वो देखिए आधार समान है तो इसका आपस में पावर भी आपस में बराबर होगा। तो x+1/2 बराबर -3 है। तो x+1 बराबर हो जाएगा 3 दूना 6 -6 हो जाएगा। तो x का मान हो जाएगा x का मान जो उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा -7। तो x का मान -7 निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, तबीयत खराब है दोस्त, आप लोग मैनेज करिएगा क्योंकि बाहर से साउंड बहुत आ रहा है, घर में रह के वीडियो बना रहे हैं। ये आपका प्रश्न जो है आपका जेई में पूछा गया था, रेलवे वाला जेई में 2019 में। 2 स्टेशन ए तथा बी के बीच की दूरी 220 किलोमीटर है। तो ए स्टेशन ए मान लीजिए, दूसरा बी है, इसके बीच की दूरी आपका 220 किलोमीटर है। तो दोनों के बीच की जो दूरी है वह 220 किलोमीटर है। एक ट्रेन स्टेशन ए से बी की ओर औसत चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से छूटती है। तो एक ट्रेन इधर से जा रहा है, उसकी चाल कितना है, तो 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है। आधे घंटे के पश्चात दूसरी ट्रेन बी से ए की ओर तरफ औसत चाल 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से छूटती है। तो दूसरी ट्रेन जो है बी से ए की तरफ आ रहा है 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रहा है, लेकिन कब, आधे घंटे के बाद। चलिए ठीक है। स्टेशन ए से उस बिंदु के बीच की दूरी जहां ये ट्रेन मिलती है कितने किलोमीटर दूरी पर मिलेंगे। बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए आधे घंटे के बाद जो है दूसरा जो गाड़ी है वह बी से चलता है, तो बी से चलता है, आधे घंटे में कितना दूरी तय करेगा। देखिए ए जो है 80 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रहा है, मतलब 1 घंटा में 80 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है। तो आधे घंटे में कितना दूरी तय करेगा, तो 40 किलोमीटर दूरी तय करेगा। तो 40 किलोमीटर की दूरी तय कर दिया। शेष दूरी कितना बच गया, यहाँ से यहाँ तक दूरी बचेगा इसका 220 में से 40 घटा दीजिएगा, शेष दूरी 180 किलोमीटर दूरी उसका बच जाएगा। और सापेक्ष चाल पूछे कितना होगा, सापेक्ष चाल निकालना है। अब टोटल दूरी इतना ही बच गया। अब कब जो है बीच में मिलेगा, जो ए से कितनी किलोमीटर दूरी पर मिलेगा ये हमको निकालना है। तो दोनों क्या है, दोनों एक दूसरे विपरीत दिशा में, तो जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 80 प्लस का 100, टोटल कितना हो जाएगा 180 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रहा है। टोटल दूरी कितना दिया हुआ है इसका, 180 किलोमीटर दूरी दिया हुआ है। तो समय कितना निकल जाएगा, दूरी बट्टे 4 भाग देंगे, कितना हो जाएगा 80 कट जाएगा, बचेगा 1 घंटा। इसका जो है टाइम निकल जाएगा 1 घंटा। 1 घंटा में मिल जाता है। लेकिन प्रश्न क्या है कि ए से उस बिंदु के बीच की दूरी जहाँ से ये ट्रेन मिलती है। देखिए आप क्या कर रहे हैं, प्रश्न की आप ए की स्पीड कितनी है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। 1 घंटा में कितना दूरी तय करेगा, 1 से गुणा करेगा, टोटल 80 किलोमीटर दूरी जाएगा। लेकिन ए पूछ रहा है ए से कितना गया, तो ए तो पहले 40 किलोमीटर चल चुका है, आप चलता 80 किलोमीटर दूरी, तो 40 को जोड़ देंगे, टोटल 120 किलोमीटर दूरी पर जो है
ए जो है बी से मिले कोई रास्ता होगा, जो इधर से ए गया इधर से बी, तो ए से जो टोटल दूरी है वह 120 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद यहाँ पर कोई जगह आएगा, यहाँ पे ए और बी आपस में मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका, सॉरी 120 किलोमीटर ऑप्शन हो जाएगा इसका ए नंबर। बहुत ही प्रश्न अच्छा था, जेईई में पूछा गया था प्रश्न। देखिए मैथ बिल्कुल भारी नहीं होता, बस समझने का फेर है। अगर समझ के बनाइएगा तो कितनों भी बड़ा सवाल है उसको आप आराम से हल कर लीजिएगा। हाँ बस इसका प्रैक्टिस होना चाहिए आपके पास। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये है, ये आपका ग्रुप डी में पूछा गया था। tan स्क्वायर पाई बट्टा 3 इतना वैल्यू दिया हुआ। चलिए डायरेक्ट लिखते हैं हम लोग। tan स्क्वायर पाई का मान 180 है तो 3 से भाग देंगे कितना हो जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। जोड़ साइन स्क्वायर पाई का मान 180 होता है, 3 से भाग देंगे तो 60 डिग्री आ जाएगा। गुना में है कोस स्क्वायर, ये हो जाएगा, ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। माइनस का कोट स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री मान निकालना है। tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो आपका √3 होता है इसका स्क्वायर, प्लस का साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो √3/2 का होल स्क्वायर, गुना कोस 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/2, तो 1/2 का होल स्क्वायर, माइनस का आप कोट स्क्वायर 90 डिग्री, सॉरी कोट 90 डिग्री का मान कितना होगा, तो 0 होता है, तो 0 का स्क्वायर। बस इसको हल कर दीजिए। √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, प्लस का √3/2 का स्क्वायर 3/4 हो जाएगा, गुना में 1/4 हो जाएगा, चूँकि 0 हो गया हट गई। इसको हल कर दीजिए आप, तो 3 + 3/16, 16×3 = 48, 3 × 51, 51/16 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका डी नंबर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका ये त्रिभुज वाला। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए आपका ABC त्रिभुज है, ये आपका 90 डिग्री है और ये एन है, ये 65 दिया है, ये 30 दिया है। प्रश्न क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि त्रिभुज जो MAN यानी MAN ये वाला कौन पूछ रहा है कि ये कौन कितना डिग्री होगा। देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, त्रिकोण MAN बराबर होता है 1/2 इंटू जो यहाँ पे B जितना डिग्री होगा C डिग्री, इन दोनों का अंतर, तो कौन B घटा कौन C, ये आपका फॉर्मूला होता है, इसको याद रखिएगा आप लोग। चलिए तो 1/2 इंटू कौन B का मान 65 डिग्री है, घटा कौन C का मान 30 डिग्री है, तो 1/2 गुना 5 और हो जाएगा आपका 3, यहाँ से कटा दीजिएगा तो कितना निकल जाएगा ये आपका 16, तो 16 × 32 16.5, इसका जो है क्या हो जाएगा 17 दूना 34, तो कटा दीजिए तो 17.5 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका ए नंबर। इसका फॉर्मूला याद रखते तुरंत बन जाता आप लोग को भी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ये आपका CGL पूछा गया था प्रश्न, ये CGL का प्रश्न है। 7500 रुपया पर 4 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, यानी 4 साल का चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है आपसे कि 4 साल में चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। यदि प्रथम 2 साल के लिए ब्याज दर 10% वार्षिक हो और अगले 2 साल के लिए जो है 20% वार्षिक है दर, तो 4 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। इसका बिल्कुल सिंपल तरीका है रेशो मेथड से हम लोग हल करके। पहले 2 साल का 10% है, तो 10% जो हम जानते हैं कि 10% कितना भाग के बराबर होता है 1/10 भाग के बराबर होता है, तो 10 से 11 पहला साल, फिर 10 से 11 दूसरा साल, फिर अगले 2 साल के लिए दर कितना 20% है, तो 20% कितना भाग के बराबर होगा 1/5, तो 5 तीसरा साल के लिए हो जाएगा 5 से 6, चौथा साल के लिए हो जाएगा 5 से 6। बस इसको हल कर लीजिए, इसको हल कर इसको बड़ा छोटा कर दीजिए, 2 × 6 2 × 5 = 10, 2 × 6 2 × 5 = 10। देखिए आमने सामने जो एक दूसरे विपरीत रहेगा, जो कटने वाला रहेगा उसको कटा दीजिएगा, तो गुना करिए 5 × 5 कितना हो जाएगा, ये 625 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 11 का स्क्वायर 121, और गुना हो जाएगा आपका 121 गुना हो जाएगा आपका कितना 9 हो जाएगा, तो हो जाएगा कितना ये 9 × 9 यानी 1089 इसका हो जाएगा। देखिए ये मेरा हो गया आपका क्या, ये मेरा हो गया आपका मूलधन हो गया P जिसको बोलते हैं, और ये मेरा हो गया आपका मिश्रधन जिसको बोलते हैं अमाउंट। तो ये मिश्रधन ये मूलधन हो गया, हमको क्या निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो कितना का अंतर होगा, चक्रवृद्धि ब्याज जानते हैं ना आप लोग, CI बराबर जो होता है वह A - P होता है, ये फॉर्मूला भी आप लोग याद रखिएगा। तो 9 में से 5 घटाएंगे 4, 8 में से 2 घटाएंगे 6, और 10 में से 6 घटा देंगे 4, यानी 464 जो होगा ये मेरा चक्रवृद्धि ब्याज। एक अंतर निकला, आप निकालेंगे कि मूलधन कितना था, तो मूलधन तो मेरा 7500 रुपया है, तो यह मूलधन मेरा 625 है, तो बराबर चलिए कर देते हैं, तो 625 जो है मूलधन ये बराबर है 7500 रुपया का। तो एक का मान निकाल लीजिए यहाँ पे सीधा, एक का मान निकाल लेते हैं, कितना से कट जाएगा ये आपका, तो 12 × 5 = 60, 12 × 2 = 24,
30 हो जाएगा बचे 3, तो 12 6 72 3 75, हाँ एक का मान निकल गया मेरा 12 निकल गया। एक इकाई का मान कितना निकल गया मेरा 12, तो कितना है 464। 464 गुना 12 कर देंगे, तो 12 चौके 48 का 8 बचेगा 4, 4 बचेगा 12 6 के 72, 4 76 के 6 हासिल बचेगा 7, तो 12 चौके 48 और 7 हो जाएगा 55, यानी 5568 रुपया जो मैंने निकला है, ये क्या निकला है तो CI निकला है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 5567, ऑप्शन 5567, बी नंबर आपका ये आंसर होगा। देखिए ये इम्पोर्टेंट जो महत्वपूर्ण मॉडरेट और हाई लेवल के सवाल हैं, इसको जब तक आप लोग नहीं करिएगा तब तक आपका मेरिट में नाम आना मुश्किल है। देखिए नॉर्मल प्रश्न जो है सब बनाते हैं मैथ रीजनिंग का, लेकिन अगर रिजल्ट लेना है, मेरिट में नाम देखना है, तो आपको ऐसे प्रश्नों को हल करना ही पड़ेगा।